मैंने बहुत से ड्रामा एक्सप्लेन किए, लेकिन कोई भी सुपर हीरो वाले ड्रामास मैंने एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो किसी ने कमेंट किया, भाई माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, पहले मुझे देखने दो भाई। मैंने देखा पहला एपिसोड, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो फीमेल लीड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और हो सकता है वो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड। ड्रामा के स्टार्टिंग में ही एक बहुत ही भयानक सा एक्सीडेंट दिखाई पड़ता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड जो होती है वो वहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। उसके कमर से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा होता है, लेकिन उसी के जस्ट पास में एक ताबूत पड़ा होता है जिसमें एक लाश पड़ी होती है, और उस लाश के पास हमारी फीमेल लीड का खून जाता है, और उसके हाथ जो होता है वो इतना ज़्यादा सूखा होता है, इतना श्रिंक होता है जैसे उसके शरीर में जरा भी खून नहीं हो। तभी हमारी फीमेल लीड को हल्की सी जब होश रहता है तो वो देखती है कि कोई मेरे पास यहाँ पर आया था, बट अचानक से फिर वो बेहोश हो जाती है। ये और कोई नहीं, हमारा मेन लीड क्यूलिंग था। क्यूलिंग बताता है कि मैं पिछले 400 सालों से ह्यूमन वर्ल्ड में जीवित हूँ, बगैर किसी पेन के, मतलब बगैर किसी दर्द के, ना दुख के, ना पीड़ा के, ना किसी भी तरह के, मैं बस जी रहा हूँ। और मैंने लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं बस ऐसे ही लेटा रहूँगा और मरने का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि उसे पता नहीं कैसे स्टोरी में आगे पता चलेगी, लेकिन उसके शरीर से, उसके गले के नस को काट के उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया जाता है। और वही बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा मरना इतना भी आसान नहीं था। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसके सारे खून को निकालने के बाद एक समंदर के अंदर ले जाकर बहुत ही गहराई में उसे, उसके ताबूत बना के उसे डाल दिया था, और ऐसा लग रहा था कि अब ये मर जाएगा। लेकिन भाई अपना क्यूलिंग अभी मरा नहीं था। इतने सालों से समंदर में पड़े रहने के बाद कोई शोधकर्ता या फिर किसी को मिला होगा ये ताबूत, तो वो कहीं लेकर जा रहा होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, फिर हमारी फीमेल लीड का ब्लड जो हमारे मेन लीड को मिलता है, वो भाई फिर से अलाइव हो जाता है। स्टोरी क्या है वो तो पूरी आगे ही पता चलेगी, लेकिन ऐसा दिख रहा था कि हमारे सुपर हीरो की भाई, मतलब ये जो हमारा हीरो है वो एक बहुत ही बड़ा सुपर हीरो है, क्योंकि वो इतना तेज़ी से यहाँ से भागा है, मुझे तो देख कर यही लग रहा है। और दूसरी तरफ हमारे फीमेल लीड जिंग को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जो कि उसका दोस्त वहां पर आता है, और बहुत सी भीड़ लग जाती है, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक सेलिब्रिटी थी। हमारा जो हीरो होता है वो जिस कफन में होता है, लोग उसे स्लीपिंग ब्यूटी बुला रहे थे, क्योंकि उसके अंदर जो कांच के अंदर था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें इतने साल हो गए हैं, लेकिन ज़रा से भी उसमें खरोच या फिर किसी भी चीज़ की, क्योंकि वो इतना सील पैक, मतलब इतने अच्छे तरीके से पैक किया गया था कि उसमें एक बूंद पानी तक वहाँ पर गया नहीं था। इसीलिए शोधकर्ता उस पर रिसर्च कर रहे थे, और उसे वहाँ से कहीं दूसरे लैब में या फिर कहीं भेजा जा रहा था। एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा हीरो जो है उस कफन से बाहर आ जाता है। तो भाई स्टोरी तो पता नहीं क्या ही चल रही है। अब एक्सीडेंट के कुछ देर पहले की बात देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था मिस जिंग के साथ। तो हमारी मिस जिंग जो है यहाँ पर मतलब सुसाइड कमिट करने वाली थी, और ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। उसके आंखों से भाई आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। वो जंप करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी वो डर रही थी, क्योंकि यार इतने ऊँचे बिल्डिंग से जंप करना कोई दाल भात का करता है नहीं। तभी वो जैसे वो आगे बढ़ती है, तभी वहाँ का गार्ड आ जाता, बोलता है मिस जिंग, क्या देख रहा हूँ, आप कब से यहाँ पर खड़ी है। मतलब मिस जिंग का ऐसा था, क्यों ना जाने कितनी बार यहाँ पर आके खुदकुशी करने की ट्राई कर चुकी है, लेकिन वो एक बार भी कूदी नहीं है। तो वही बोलता है कि आप ना जाने कितनी बार यहाँ पर आई हैं, लेकिन आप में कभी भी हिम्मत नहीं हुई है कि मैं जंप कर लूँ। उसके बाद वो उसे परेशान करने लगता है, मिस जिंग क्या कर रही है आप, मुझे बताइए, भरी जवानी में मरने का क्या कारण है आपका। जिंग बोलती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं मरूँ या ना मरूँ। वो बोलता है कि बस मुझे बता दीजिए कि आप मतलब जंप करोगी कि नहीं करोगी, ताकि मैं अपने मैनेजर को मतलब बता दूँ, पुलिस एम्बुलेंस सबको कॉल कर दूँ, वरना अगर ऐसा हुआ तो मेरी नौकरी जा सकती है ना। वो बोलती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलता है अरे मिस जिंग, छोटी छोटी बातों पर आप तो हमेशा सुसाइड करने आ जाती हैं, इस बार क्या हुआ बताओ तो मुझे। जिंग बोलती है इस बार इतनी छोटी भी बात नहीं है। याद करती है कि भाई उसने एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम बुक किया था अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए, भाई कि चलो कम से कम अब हम लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि वो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है बोलता है कि अब तक तो मैं इस रिलेशन को इतना सीरियस नहीं ले रहा था, मतलब मैं रिलेशन में क्या था, मैं तो सोच रहा था कि हम लोग भाई बहन के तौर पर काफ़ी अच्छे दिखते हैं। यहाँ पर बेचारी का पोपट हो जाता है, और गार्ड बोलता है क्या आपके साथ इतना कुछ हो गया। बोलती है इतना कुछ हुआ होता
तो भी कम बात थी। लेकिन उसके बाद वो आगे बताती है कि मैंने एक बहुत बड़ा स्टेडियम बुक किया था और मैं सबके सामने लाइव थी, सब लोग मुझे देख रहे थे। भाई उसने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ मुझे रिजेक्ट करने के साथ उसने बोला कि वो मुझे नहीं मेरी दोस्त को पसंद करता है। और वो मेरी जो दोस्त थे उसने न जाने मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स छीन लिए। मतलब अब तक मेरे जितने भी बॉयफ्रेंड्स बने थे भाई उसने सब के सब मतलब सब उसी को पसंद करते थे। तो यहाँ पर लव ट्रायंगल देखने को मिलता है और बोलती है कि न जाने कितनी बार मेरी लव लाइफ इतनी ख़राब चल रही है, इसीलिए मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई अब मैं सुसाइड करूँगी। सो आकार बोलता सही कहा आपने, इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद तो मैं भी अपने सुसाइड कर लेता, तो आप सुसाइड कर लीजिए। उसके बाद वो बोलती है हाँ क्या मैं उस डफर के लिए सुसाइड करूँगी, मैं सुसाइड करना कैंसिल। और उसके बाद वो वहाँ से उठ के भाग जाती है। सो गार्ड बोलता है मिस जिंग आपको पछतावा होगा, आप ज़रूर फिर वापस आएंगे सुसाइड करने के लिए, बहुत अच्छा मौका था, बहुत बढ़िया मौसम है, आप जंप करना चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो बोलती है हाँ उस गधे के लिए मैं सुसाइड कर लूँगी। ऐसे ऐसा करते कि वो आगे आ रही थी, तभी वो देखती है जो गाड़ी खड़ी करती है उसके ऊपर एक फाइन चिट किया हुआ होता है। बोलती है हाँ चलो मेरी किस्मत इतनी तो अच्छी है कि मेरी गाड़ी यहाँ पे है, सिर्फ फाइन ही मुझे लगा है। सो यहाँ पर पता चलता है कि भाई उसका बैड लक बहुत ही ज़्यादा होता है, हर चीज़ में उसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। सो वो हर बात में डिसाइड करती है कि भाई मैं मर ही जाऊँ तो ही अच्छा है। और दूसरी तरफ ये स्लीपिंग ब्यूटी को लोग यहाँ से शिफ्ट करके एक वैन में लेकर जा रहे होते हैं और वो देखो भाई कितना इसका हाथ श्रिंक लग रहा है ना। तो यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि ध्यान से, ये बहुत ही अनलकी चीज़ है। और यहाँ जिंग जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए फ्लावर्स लेके गई थी उसे सब वो पीछे ढकेल रही होती गाड़ी रोक कर। तो भाई उसे पता नहीं होता कि उसकी गाड़ी धीरे धीरे मिडिल रोड पे मतलब बीच में आ चुकी थी उस समय। इस तरफ वैन का जो ड्राइवर था उसे नींद आ जाती है। तो जब तक वो ट्रक को संभाल रहा होता है तब तक भाई इन दोनों की बहुत ही भयानक वाली एक्सीडेंट हो जाती है। तो हमारी मिस जिंग बहुत दूर जाके वहाँ गिरती हैं और दूसरी तरफ कॉफिन में जो लेटा हुआ होता है कॉफिन भी जाके दूर गिरता है। तो कॉफिन भी टूट जाता है और उसके हाथ से बाहर आते हैं और हाथ बाहर आते हैं तो जिंग का जो सारा खून होता है वो जाके हमारी फिल्म मतलब डेड बॉडी के हाथों के पास जाता है और वही जो है उसे अलाइव करती है। मतलब हमारी जिंग का खून जो है उस इमोर्टल को भाई जिंदा करता है। तो मुझे तो यही स्टोरी एकदम क्लियर लग रही थी। सो ये सब चीज़ें हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ और कौन जो था मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि किसने था जो मेरे शरीर से सारा ब्लड निकाल लिया था और कौन है जो मतलब उसे लग रहा था कि भाई मैं इस तरीके से मर जाऊंगा। तो इस तरीके से भाई उसके शरीर में फिर से जान आ जाती है जो कि हमारी फीमेल लीड के खून के वजह से होता है। उसके सारे सेंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। वो दूर की बातें दूर की चीज़ें बहुत ही आसानी से देख सुन सकता था। और यहाँ पर पता चलता है कि हमारी जो मेन लीड है वो बहुत ही बड़ी वाली एक्ट्रेस है जैसे मैंने बताया था और फैंस की काफ़ी वहाँ पर डिमांड चल रही है। सो यहाँ पर हमारा जो मेन लीड होता है ये सब चीज़ें देख रहा होता है। सो जिंग के साथ इतना कुछ हो गया होता है इसीलिए वो डिसाइड करती है कि मैं इस हॉस्पिटल से जाऊंगी नहीं चाहे जो हो जाए। तो वो नाटक करती है कि जैसे भाई वो एकदम से बीमार है लेकिन वो एकदम से ठीक हो जाती है। सो उसकी माँ भी जब आती है तो वो कोशिश करती है कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं यहाँ जा नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत समय हो चुका होता है। बोलती है कि उसकी माँ के 1 महीने हो गए हैं और तुम्हारा नाटक ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती थी कि मेरी बेटी ही जो है वो ड्रामा ही कर रही है। क्योंकि आप जानते थे कि अभी वो सडनली अपने बॉयफ्रेंड से रिजेक्ट हुई थी, साथ ही साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। सो बोलती है कि चाहे जो हो जाए मैं रूम छोड़ के जाऊंगी नहीं। सो हमारी फीमेल लीड का जो ब्लड हमारे मेन लीड के शरीर में जाता है उसके वजह से इन दोनों के हार्ट कनेक्ट हो जाते हैं। सो हमारा मेन लीड जो होता है वो उनकी मतलब हमारी फीमेल लीड के हार्ट को बहुत ही आराम से फील कर सकता था कि वो कैसे धड़क रहा है, कितनी तेज़ी से धड़क रहा है। तभी वो जब सोई हुई होती है अचानक से उसका आँख खुलता है तो वो देखती है कि कोई है, तो वो बच्चों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। सो नर्स वहाँ जैसे आती हैं तो नर्स को बताती है कि मेरे रूम में कोई था, मेरे रूम में कोई था। सो वो बोलते हैं उसका नर्स का कहना ऐसा होता है कि मिस आपको कल डिस्चार्ज मिलने वाला है तो आप नाटक कर रही हो, लेकिन आप बिल्कुल भी सही हो, इस रूम में और कुछ भी नहीं है। सो वो बोलती है हाँ तुम्हें लगता है मैं इस चीज़ को लेकर नहीं नाटक कर रही हूँ, लेकिन आप सच में इस रूम में कोई है। लेकिन वो लोग मजाक समझ के बोलते हैं ठीक है आप आराम से रेस्ट करिए, और हंसी करके वहाँ से चले जाते हैं। सो हमारी जिंग यहाँ पर सोच रही थी क्या सच में मैं पागल हो चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन लीड जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं कैसे हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है और अब यही लड़की है जो मेरी मदद कर सकती है।
सो हमारी जिंग जो है आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी, तो वो प्लान बनाती है कि भाई मुझे डिस्चार्ज नहीं होना है, मैं चुपके से यहाँ से भाग जाऊँगी ताकि हॉस्पिटल के लोगों के सवालों से बच जाऊँगी, मीडिया वालों के सवालों से बच जाऊँगी। लेकिन वो जब भागने की कोशिश करती है तब वो पकड़ा जाती है। सो वो डिसाइड करती है कि मैं शाम होते ही यहाँ से भाग जाऊँगी। तो शाम को उसे मौका मिल जाता है और एक दीवार कूद कर ऊपर से जाना होता है। देन वो पूरे अपने शरीर को अब तो चाहे जो हो जाए, अब ये दीवार भी मुझे नहीं रोक सकती है। सो जैसे ही दौड़ कर दीवार को कूदने जाती है तभी उसे पता नहीं होता है कि आगे भाई एक गटर खुला हुआ है और वो सीधे उस गटर के अंदर गिर जाती है और बोलती है हाय मेरी किस्मत। सो गटर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो वो अपने से निकल नहीं सकती थी, तो वो हेल्प चिल्लाना स्टार्ट करती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा होता है। तो हेल्प चिल्लाने के बाद भी कोई वहाँ सुन नहीं पाता क्योंकि वो एकदम सी सुनसान सी जगह थी। लेकिन हमारा मेन लीड जो होता है वो पेड़ के ऊपर बैठ के उसे देख रहा होता है और वो बोलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं है तो मतलब क्या तुम भूत हो क्या? प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या तुम डॉक्टर्स हो? डॉक्टर में से कोई हो? नहीं। तो इसका मतलब तुम पक्का पेशेंट होगे, यहाँ पर इलाज के लिए आए होगे। तो प्लीज़ मुझे बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं, मैं पेशेंट भी नहीं हूँ। है तुम चाहे जो भी हो, प्लीज़ क्या मुझे बाहर निकाल सकते हो? मैं तुम्हें बाहर निकालूँ उससे मेरा क्या फ़ायदा है? तो अगर तुम्हें बाहर नहीं निकालना मुझे तो जाके कम से कम किसी स्टाफ को तो बुला दो, किसी डॉक्टर पेशेंट किसी को तो बोलो। देख लो अगर मुझे तुम बाहर निकालोगे तो हो उसमें तुम्हें ही फ़ायदा होगा क्योंकि मैं भी थोड़ी पॉपुलर हूँ यार, हो सकता है मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दे दूँ। लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे सकती हूँ। नहीं? अरे तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? सो उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तुमसे। तो हाँ पक्का मुझे लग ही रहा था ये कोई पागल वाला पेशेंट है जो वहाँ से वार्ड से भाग के आया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं मजबूर हूँ। अच्छा बोलो क्या है? तो तुम अमरता में विश्वास करती हो कि लोग अमर होते हैं? देखा मैंने कहा ना ये कोई पागल सा पेशेंट ही है जो यहाँ पर भाग के आ चुका है। ओह मैं क्या करूँ? मुझे कुछ करना होगा नहीं तो मैं बहुत दिक्कत में पड़ जाऊँगी। हाँ अमरता आई बिलीव मैं विश्वास करती हूँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ। जो भी तुम कहोगे मैं सब में विश्वास करूँगी। सर अब आप मेरे आंसर से खुश हो? तो क्या तुम अमर बनना चाहती हो? अरे बाप रे ये तो बहुत ही बड़ा वाला पागल है, किसे मैं कैसे हैंडल करूँगी? किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे? हाँ क्यों नहीं, मैं भी अमर बनना चाहती हूँ। मेरे जो दोस्त साथी मेरे माता पिता सबको मैं अपने आँखों से मरता हुआ देखूँगी, तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना। अरे नहीं मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? अरे प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना। अच्छा ठीक है अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करो और 3 तक गिनो। 1 2 और 1 2 गिनते ही वो भाई उसे इतनी तेज़ी के साथ में जाता है और बाहर निकाल के आ जाता है और देखती है हाँ कौन था? इसका मतलब मैं सच में पागल हो चुकी हूँ। और वो बहुत तेज़ी के साथ करके भागती है। तो इधर अपना हीरो क्यूलिंग जो आता है नेक्स्ट डे एक जगह पे जाता है जो कि बहुत पुराने समय की जगह था। अब वो काफ़ी बदल चुका था। वहाँ से जाके वो कुछ कलेक्ट करता है जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे कुछ गोल्ड लग रहा था। सो अब बेचारी जिंग को मजबूरी में हॉस्पिटल से जाना होता है। वो बोलती है नहीं मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा फिर से चेकअप करो। तो यहाँ नर्स बोलती है ऑलरेडी हम लोगों ने आपका 4 से 5 बार चेकअप कर लिया है, आप बिल्कुल सही हो। फिर और साथ ही साथ बोलती है कि हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही सेफ रास्ता चुना है जहाँ पर कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, एक भी मीडिया रिपोर्टर या फिर आपका कोई फैंस भी नहीं होगा। सो फाइनली वो लोग उसे लेकर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ पर प्रेस भरी हुई पड़ी थी, मतलब मीडिया वहाँ पर चकाचक भरी हुई थी। और वो बोलती है अच्छा यही तुम्हारा व्यवस्था था क्या? सो उसके बाद मीडिया के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं और सीधा पहले क्वेश्चन तो उसके बॉयफ्रेंड से रिलेटेड होता है कि आपको क्या अभी भी मतलब दुख हो रहा है? तो वो बोलती है कि मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। फाइनली उसके मतलब मुझे रिजेक्ट किया तो मुझे हॉस्पिटल में आके पता चला लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं इसे समय में कुछ वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक बात पता चली है कि जो भी मतलब एक्सीडेंट के जगह पर कोई जो था जो आपको बचाने के लिए आया था या क्या करने के लिए आया था, लेकिन उसने आपको किस किया था, इस बारे में आपको पता है क्या? सो इस बात से वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई था जो मुझे मतलब एक्सीडेंट की जगह पे कोई मुझे कैसे किस कर सकता है? सो उसकी माँ बोलती है इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? अब तुम्हारे 7 बॉयफ्रेंड हो चुके थे तो क्या हुआ? मैंने कभी किसी को किस नहीं किया, तब वो मेरा पहला किस था।
क्या 7 बॉयफ्रेंड हो गया, तुमने कभी किसी को किस नहीं किया था? और नहीं तो क्या। और इस तरफ क्यूलिंग अपना रिसर्च करके देखता है कि भाई उसका चेहरा पहले कैसा था, जैसे वो ताबूत में था, और अब वो कितना बदल गया जब से उसको ब्लड मिला और वो लाइव हुआ है। सो बोलता है इसीलिए अब उसको कोई भी पहचान नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ अपनी एक्ट्रेस जो होती है मज़े से अपनी कर रही होती है, तभी वो देखती है एक लिफाफे में, तो बोलती है क्या है, कोई मेरे फैंस का खत है क्या? लेकिन तभी वो देखती है कि उसे हॉस्पिटल का इतना लंबा सारा बिल भेजा था जो कि उसके सारे बैंक बैलेंस को खाली कर दिया था। तो वो अपनी माँ के पास जाती है कि माँ ये क्या है, इतने सारे, मतलब मुझे तो मतलब उसे लग रहा था कि वो जिस मतलब एक होता नहीं है कि एक्ट्रेस किसी से जुड़ी हुई होती है, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये सब, वो उसका खर्चा उठा ले। लेकिन उसे पता चलता है कि उसका सारा पैसा जो है वो उसी के मतलब उसका सारा बिल जो है उसी के पैसे से उसे चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो प्रोड्यूसर ये सब थे वो भाई बैंकक्रप्ट हो चुके थे, उसके CEO जो थे वो सब भाग चुके थे, और अब तुम्हारे बैंक बैलेंस 0 हो चुका है। सो भाई उसे अब समझ नहीं आता कि अब मैं क्या ही करूं। तो उसे दिमाग आता है कि भाई मुझे जल्द से जल्द काम पकड़ना पड़ेगा, वरना मेरी हालत और बदतर से बदतर हो जाएगी। सो वो काम के लिए निकल ही गई होती है, लेकिन उसे रास्ते में उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही कह सकते हैं ना, क्योंकि उसने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो उससे आके माफ़ी मांगता है, बोलता है ये सब मेरी गलती नहीं थी, तुमने सडनली ये सब किया और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देन उसको वो बोलती है कि मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड होता है ये पुलिस वाला होता है, सिंपल सी बात है, इसे जान के रखना, आगे बहुत काम आएगा। तो वो बोलती है कि अगर तुम मुझे कभी परेशान करने की कोशिश किया तो मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूँगी, और मुझे तुम्हें अब कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है। तुमने बोला था ना कि हम लोग भाई बहन की तरह, तो याद रखना हमारा रिलेशन जो है ना भाई बहन की तरह हो गया है, और तो तुम्हारी माँ जो है वो मेरी माँ हो गई है। सो अब मेरा पीछा दोबारा करने की कोशिश मत करना। तो वो जैसे ही अंदर जाती है वो दरवाजे के पास आता है, वो दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर देती है, जो कि उसके नाक ही टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात पता चलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सच में बहुत ज़्यादा पसंद कर रही होती है, लेकिन वो अब ये चीज़ उसे बता के अपने आप को कमज़ोर करना नहीं चाहती थी। सो अगेन इधर रात में जैसे होता है तो घंटी बजती है। सो उसे लगता है कि उसका वो बॉयफ्रेंड जो है वो फिर से आ गया है। तो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सो जैसे दरवाज़ा खोल के बोलती है चल जगह वरना। ओ कौन है यहाँ पे? तो उसे लगता है कि उसका डोरबेल ख़राब हो चुका है। सो वो बाहर की तरफ देखती है कि कौन है, कहाँ पे। देन उसकी नज़र अपने हीरो पे पड़ती है, जो कि बहुत दूर से उसे देख रहा होता है, और उसका हार्ट जो है ना धड़क रहा होता है। तो उसे उसका हार्ट भी उन दोनों को एक दूसरे का हार्ट महसूस होने लगता है। सो बोलती है कि ये क्या चीज़ है जो मुझे महसूस हो रही है। सो हमारी जब जिंग उसे देखती है तो उसके दिल में बटरफ्लाइज उठना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो भाई बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तो वो उसे बस देख ही रही होती है, तभी से एक सडनली कार एक पास होती है, उसकी आंखों पे लगता है। तो जब उन्हें पलट कर देखती है तो वो वहाँ से चला गया होता है, और वहाँ पर और कोई नहीं, वो एक साइंटिस्ट होता है, मतलब एक रिसर्च का आदमी होता है, वो वहाँ पर आया होता है। तो बोलता है तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? कोई नहीं, वहाँ पर एक बड़ा सा हैंडसम सा लड़का था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सो ये जो था ये भाई ये अपनी फीमेल लीड का 6वां मतलब 6वां बॉयफ्रेंड था। 7वां तो वो था आखिरी वाला, ये 6ठा था। तो भाई यहाँ पर भी वो भी उससे सांत्वना जताने की कोशिश करता है, और वो उसे भी वहाँ से भगा देती है। लेकिन वो बोलती है कि अरे सुनो, मुझे एक्सीडेंट वाली बात करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी था। उस समय तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से एक ताबूत भी जा रहा था म्यूज़ियम से, तो क्या तुम उसके बारे में जानती हो? तो उसकी ये सब बातें सुनकर वो उसे अंदर आने के लिए बोलती है कि ठीक है भाई चलो, क्या बात है। फिर उसके बाद वो बताता है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर एक लाश गिरी हुई थी, जो कि बहुत वो अजीबोगरीब लाश थी, और जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है वो वहाँ से मिल नहीं रहा है, वो कहीं और चला गया है, और उस ताबूत में उसका नाम जो था वो स्लीपिंग ब्यूटी था। सो जब उसे बहुत ही गौर से देख रही थी ना उसका मुरझाया हुआ चेहरे को, तो अचानक से उसकी मतलब आँख ऐसे खुलती है, तो मतलब उसे देख एकदम डर जाती है, बाप रे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। सो उसे लगता है ये उसका हेलोजिनेशन है, उसको वहाँ से भगाती है, बोलती है चुपचाप से जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मुझे इस चक्रों में पड़ो, ये रिसर्च तुम्हारा चीज़ है भाई, तुम जानो, मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता, दोबारा मेरे पास ये सब चीज़ें लेकर मत आना। तो भाई कैसा लगा एपिसोड कमेंट में बताना, और अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी नहीं चाहिए तो दूसरा कोई ड्रामा बताओ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार ड्रामा है, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट वाली एक्सप्रेशन दे रही है हमारी फीमेल लीड जो है, और सच में ये ड्रामा बहुत मज़ेदार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि ये दोनों जो मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि ज़रूर इन सब का मामला उस फीमेल लीड से है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, और कमेंट में बताओ नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं।